हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे और प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे क्वेश्चन नंबर 2 से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता कीजिए। तो यहाँ हम लोगों को आलेख को देखना है और उनकी सहायता से उनके हल को पता करना है। तो यहाँ समीकरण है फर्स्ट 3x + 2y - 12 = 0 एंड सेकेंड समीकरण है x - y + 1 = 0 में x और y का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलिए उससे पहले हम लोग इस आलेखी विधि से समीकरणों को क्या क्या हल होते हैं उसका नियम एक बार देख लेते हैं। तो नियम क्या है चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान या प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों के हल होते हैं। तो क्या है फर्स्ट नियम चलिए देखते हैं। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हों तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कटान बिंदु के मान ही समीकरण के हल होते हैं। जैसे दो समीकरण रहेगा तो दो रेखाएं इस तरीके से रहेंगे। अगर वे एक दूसरे को काटते हैं तो जहां कटान बिंदु होता है वही समीकरण का हल होता है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है देखते हैं। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हों तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हों तब समीकरण का कोई हल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का हल नहीं होता है। तो और तीसरा नियम क्या है, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं समपाती हों अर्थात एक दूसरे के ऊपर स्थित हों तब समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। जब दो समीकरण दिए रहता है तो अगर रेखाएं एक के ऊपर एक रहे तो ऐसी स्थिति में क्या रहे, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो यानी कि एक के ऊपर एक हो, तब समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। तो ये 3 नियम था। तो इसी के सहायता से हल करना है प्रश्नावली का क्वेश्चन। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का, समीकरण 3x + 2y - 12 ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है x - y + 1 = 0। तो उनके दो यहाँ पर सरल रेखाएं प्राप्त हुए हैं। तो ये है हम लोग का एक सरल रेखा यानी कि समीकरण 3x + 2y + 12 = 0 का सरल रेखा ये है, और उसी तरीके से x - y + 1 = 0 का सरल रेखा हम लोग का ये है। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद, तो ये एक बिंदु है जो 2 और 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसलिए इनका हल तो हल है तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल है। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पर भरना है अद्वितीय हल है। और क्या होगा तब x व y का मान क्या होंगे, तो x और y के मान क्या होंगे 2 और
3 होंगे, क्योंकि 2 और 3 पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो x n y के मान होंगे। तो यहाँ x और y का मान हम लोग को भर देना है। तो x का मान पहला जो पॉइंट होता है, पहला वो x होता है और दूसरा y होता है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये x का वैल्यू है। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ हल है, खालिस्तान हल है, तो क्या है, अद्वितीय हल है। तो यहाँ लिख देना है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बाद देखते हैं। समीकरण है 3x + 6y = 15, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है x + 2y = 5 में हल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही सरल रेखा मिल रहा है दोनों समीकरणों का, यानी कि 3x + 6y = 15 का भी यही है, और x + 2y = 5 का भी यही एक ही रेखा, यानी कि इसी के ऊपर हमें है। तो समपाती है, यानी कि वो एक के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर रहता है, तो ऐसे रेखा को समपाती रेखा होते हैं। तो एक ही रेखा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अनंतता अनेक हल होता है। तो यहाँ क्या होंगे, अनेक हल हैं, और x और y के मान होंगे, तो अनेक हल हैं। तो यहाँ पर अनेक हल होंगे, तो इसका मान कुछ भी हम लोग का प्राप्त हो सकता है, यानी कि अनंत मिलेगा। तो यहाँ अनंत लिख देना है, और यहाँ अनेक हल हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बा। तो 7 नंबर है, समीकरण यहाँ भी दिया गया है 2, तो यहाँ उनका आलेख दिया गया है, ग्राफ। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 2 समांतर रेखाएं समांतर रेखा प्राप्त हो रही हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं हो रही हैं। तो जब 2 समांतर रेखा प्राप्त होती है तो क्या होता है, तो उनका हल नहीं होता है, तो अद्वितीय हल नहीं होगा, और x y के मान भी प्राप्त नहीं होंगे। तो x y के मान प्राप्त नहीं होंगे यहाँ लिखना है, और हल नहीं होगा, यहाँ हल नहीं है लिख देना है। उसी तरीके से 10 नंबर आप लोग बनाएंगे। तो ये था प्रश्नावली 1, अध्याय 2 का प्रश्नावली 1। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन बच रहा है, इसको आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं बीजगणित विधियाँ, यानी कि समीकरण निकाय को हल करने का बीजगणित विधियाँ क्या है। तो यानी कि बीजीय विधि। तो बीजीय विधि अब पढ़ते हैं हम लोग। तो जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, चलिए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, हमने 2 चरों के रैखिक समीकरणों का हल आलेखों की सहायता से प्राप्त करना सीख लिया। अब हम 2 चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के कुछ और तरीकों पर चर्चा करेंगे। एक तरीका तो ये है जिसमें हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख कर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त करते हैं। तो आगे उदाहरण से इसे देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि है हम लोग का पहला। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर यानी कि 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों एवं खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक गुफा था जिसमें कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल सिर 35 तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों एवं खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चन। तो हल मान लिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या माना खरगोशों की संख्या x है। खरगोश की संख्या को क्या मान लिए, x, तथा पक्षियों की संख्या = y। पक्षियों की संख्या को हम लोग को क्या मान लिए, y।
तो खरगोश के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों के सिरों की संख्या इज इक्वल टू 35 होगा, क्योंकि तो इनके कुल 35 सिर दिए थे, यानी कि दोनों यानी कि खरगोश और पक्षी के कुल सिरों की संख्या 35 था। इसलिए हम लोग क्या कर दिए, खरगोश के सिरों की संख्या और पक्षियों के सिरों की संख्या को क्या कर दिए प्लस, और उनका प्लस किसके इक्वल हो जाएगा 35 के इक्वल। तो खरगोश की संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो ये x लिख दिए प्लस हो गया, और y पक्षियों के सिरों की संख्या y इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हम लोग का, यानी कि समीकरण फर्स्ट। फिर आगे क्या बोला था, पैरों की संख्या 98 है, यानी कि दोनों के पैरों की संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, खरगोश के पैरों की संख्या प्लस पक्षियों के पैरों की संख्या इज इक्वल टू 98। तो खरगोश में 4 पैर होते हैं, तो इसलिए खरगोश के पैरों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो खरगोश कितने थे हम लोग को, x थे, और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को तो खरगोश के पैरों की संख्या निकल जाएगा, इसलिए ये 4x हो जाएगा। और पक्षियों में कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो पक्षियों के पैरों की कुल संख्या हम लोग क्या माने थे, y माने थे, तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 2y हो जाएगा। तो समीकरण क्या मिल गया हम लोग को, 4x + 2y = 98। ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, 4 से एक 2 बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा 2x और यहाँ पर y = 98। अब इस 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर दिए, तो 98 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 2x + y = 98/2। तो 2x + y = 49। तो y, तो ये हम लोग के इक्वेशन, ये फिर से यहाँ से इसको पक्षांतर कर दिए, तो y = 49 - 2x, तो ये समीकरण 2, तो समीकरण 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 में y का मान, y हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 49 - 2x, तो y = 49 - 2x रख देंगे समीकरण 1 में। तो इसमें y की जगह क्या रख देंगे, 49 - 2x, तो रख देते हैं, तो x + 49 - 2x = 35 हो जाएगा। x वाले को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x एक प्लस में है और दूसरा -2x, तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा -x + 49 = 35। हम लोग को x निकालना है, x और y, तो x और y क्या है, खरगोशों की संख्या है, तो x यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आगे तो -x = 35 - 49 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -14, क्योंकि बड़ा में माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x = 14। तो x का मान हम लोग को मिल गया। अब इस x का मान यानी कि x का वैल्यू को समीकरण 2 इसमें रख देते हैं, तो 2x है, तो यहाँ x के जगह हम लोग 14 रख देते हैं, तो y = 49 - 2x, तो y = 49 - 2, x 2 के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ 14 रख दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आएगा, तो 49 - 28, तो y = 21। तो y क्या था हम लोग का, पक्षियों की संख्या था, तो स्पष्टतः क्या हो जाएगा, खरगोशों की संख्या 14 और पक्षियों की संख्या 21। तो इस तरीके से बनाना है प्रतिस्थापन विधि में, तो समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं विलोपन विधि। और विलोपन विधि समीकरणों को हल करने के एक अन्य तरीकों में कभी समीकरणों को जोड़कर तो कभी घटाकर उसे एक चर के समीकरणों के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देखें। तो ये विलोपन विधि से उदाहरण नंबर 3 है। तो उदाहरण नंबर 3 है, ऋचा और नैना के पास कुछ
टॉफियाँ हैं। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है तब नैना के पास ऋचा से दुगुनी टॉफियाँ हो जाती हैं, परंतु जब नैना अपनी टॉफियाँ में से 10 टॉफियाँ ऋचा को देती है तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफियाँ हैं। तो पहले तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का समीकरण बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले समीकरण बनाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ऋचा और नैना के पास कुछ टॉफियाँ हैं, तो वो हम लोग को नहीं पता है। तो जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है, तो कितनी टॉफी देती है? 30 टॉफी। तब नैना के पास ऋचा से दुगुनी टॉफी हो जाती हैं। तो किसके पास दुगुनी टॉफी हो जाती है? ऋचा के पास। और कब? जब 30 टॉफियाँ नैना को देती है। परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ ऋचा को देती है तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफी हो जाती है। बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं। तो माना कि ऋचा के पास टॉफियों की संख्या x मान लिए हम लोग। किसके पास? ऋचा के पास टॉफियों की संख्या x और नैना के पास टॉफियों की संख्या y मान लिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था? जब ऋचा 30 टॉफियाँ नैना को देती हैं, जब ऋचा 30 टॉफियाँ नैना को देती हैं तब ऋचा के पास टॉफियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 30। जब दे रहे हैं, दे देती है तो उसके पास 30 टॉफियाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब ऋचा के पास कितना बच जाएगा? जितना पहले था उसमें से क्या कर देंगे? 30 माइनस कर देंगे। तो ऋचा के पास शेष टॉफियाँ कितनी हो जाएगी? x माइनस 30। तथा नैना के पास टॉफियों की संख्या, तो उसके पास 30 अधिक हो जाएगा। तो पहले कितना था? y था, तो क्या हो जाएगा अब? y प्लस 30। तो ये हो गया। तब प्रश्नानुसार पहला में क्या बोला था? तो 2 हो जाएगा। तो क्या बोला था पहला में? जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती हैं तब नैना के पास ऋचा से दोगुनी टॉफी हो जाती हैं। बोला किसके पास दोगुनी टॉफी हो जाती है? नैना के पास। कब? जब ऋचा 30 टॉफियाँ देती हैं। तो यहाँ तक हम लोग का पहला प्रश्नानुसार है। यहाँ से ये, तो तब क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में x माइनस 30 इज इक्वल टू वाई प्लस 30। ये नैना के टॉफी है। तो यहाँ से आगे सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2 का 30 से तो माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? संख्या वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ ले लाएंगे। तो y को इधर ले लाए तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई। अब माइनस 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ये हम लोग को समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 मिल गया। और दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। जब क्या बोला है? परंतु नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ ऋचा को दे देती है। जब नैना क्या कर रही है? 10 टॉफी दे रही है, तो नैना के पास कितना? 10 टॉफी कम हो जाएगी और ऋचा के पास क्या हो जाएगा? 10 टॉफियाँ अधिक हो जाएगा। तब ऋचा के पास नैना के कुल टॉफियाँ नैना से 3 गुनी हो जाती हैं। तो देखते हैं। परंतु जब नैना ऋचा को 10 टॉफियाँ देती है तब ऋचा के पास टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगा? नैना दे रही है तो ऋचा के पास टॉफियों पहले कितना था? x था। अब 10 उसको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? अब कुल x प्लस 10 यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा। तब नैना के पास क्या हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा, इसलिए y माइनस 10 हो गया। कम मतलब माइनस, अधिक मतलब प्लस। अब प्रश्न में क्या बोलता है? तो यहाँ प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है? जब नैना अपनी टॉफियाँ 10 टॉफियाँ ऋचा को देती है तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। किसके पास 3 गुनी हो जाती हैं? ऋचा। तो ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफी
हो जाती है। तो ये ऋचा का है टॉफी। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x + 10 = 3y - 3 ब्रैकेट में y - 10। तब इसको सरल कर देंगे। तो x + 10 = 3y - 30। फिर इसको सरल कर देंगे। फिर से x वाले को एक तरफ ले लाएंगे, x और y वाले को, यानी कि चर वाले को। तो इसको इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x - 3y, और 10 को उधर ले जाएंगे तो -30 तो अपने जगह पास है, और -10 इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -40। अब इधर वैसे ही रहेगा। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा हम लोग का। अब इन्हीं दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, 2x - y = 90, और समीकरण 2 था x - 3y = -40, ये था। तो अब इसको हम लोग को किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें से किसी भी एक चर क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो क्या समीकरण 1 और 2 में x और y के गुणांक समान हैं? तो सबसे पहले क्या देखते हैं, x और y के गुणांक दोनों समीकरण के समान हैं या नहीं है। तो यहाँ पहला समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2 है, और दूसरे समीकरण में 1 है, तो बराबर नहीं है। उसी तरीके से y का गुणांक पहले समीकरण में क्या है, 1 है, -1, और दूसरे में -3, तो इसका गुणांक भी बराबर नहीं है। तो नहीं है, तो x या y के गुणा समान नहीं है। तब क्या समीकरण 1 में 2 को घटाने या जोड़ने पर x y निरस्त हो पाएगा, या हो पाते हैं, या x और y के गुणांक समान कर दिए जाए तो संभव है कि समीकरण 1 और 2 को घटाने या जोड़ने पर x और y निरस्त हो जाएंगे। तो अगर गुणांक बराबर नहीं रहते हैं तो क्या करना है हम लोगों को, उसके गुणांक को पहले बराबर करना पड़ेगा। और उसके गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करना है, तो हम गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण 2 में दोनों पक्षों में समीकरण 1 के x के गुणांक, तो समीकरण 1 ये है, तो इसके x का गुणांक क्या है, 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, समीकरण 2 से, यानी कि इसमें x - 3y = -40, सभी में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। और तो और क्या करेंगे, समीकरण 2 का x का गुणा क्या है, 1, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, समीकरण 1 से कर देंगे। तो चलिए 2 का पहले करते हैं। ये एक समीकरण 1 का x का गुणांक 2 था, तो उसका गुणा किससे कर देंगे, समीकरण 2 से। तो कर देते हैं, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x - 3y = -40 × 2 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2x - 6y = -80, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब गुणांक बराबर हो गया है 1 और 3 का। तो समीकरण 1 में 3 से घटाने पर अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 3 को घटा देंगे। तो घटा दे रहे हैं, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से घटाएंगे, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष से। तो समीकरण 1 का बाएं पक्ष क्या था, 2x - y, और समीकरण 3 का था 2x - 6y, माइनस कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, = 90 माइनस, फिर माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटा दिए तो माइनस का गुणा हो जाएगा -2x से, तो -2x, और माइनस माइनस प्लस का 6y हो जाएगा = 90 + 80 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6y, और 2x - 2x कट जाएगा, तो 6y में एक y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y, और इधर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो = 170, ये हो जाएगा। तो y = 170/5, इस 5 को क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए हैं, तो
y इज इक्वल टू 34। तो ये y का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया, यानी कि प्राप्त हो गया। अब x चाहिए, तो x चाहिए तो क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो रखने पर 2x माइनस 34 इज इक्वल टू 90, तो इसमें रख देते हैं। तो x सॉरी समीकरण, तो इसमें देखते हैं y का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। तो पहले समीकरण 1 क्या है देखते हैं। तो समीकरण 1 था हम लोगों का 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। तो ये था हम लोग का समीकरण 1। इसी में हम लोग क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। y हम लोग को कितना मिला था 34, तो इस y की जगह 34 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 34 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से अब x आसानी से निकाल सकते हैं। 34 को पक्षांतर कर दिए, माइनस था तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 34, प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 124। तो 2x इज इक्वल टू 124, x चाहिए तो 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 124/2, तो x इज इक्वल टू 62। तो x हम लोग का क्या था, ऋचा के पास टॉफी माने थे, और y को हम लोग नैना के पास का टॉफी माने थे, कुल टॉफी। तो अतः क्या हो जाएगा, स्पष्टतः ऋचा के पास 62 तथा नैना के पास 34 टॉफियाँ हैं। तो इस तरीके से विलोपन विधि में हम लोग को सॉल्व करना है। तो समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 11। तो ये आप लोग बनाएंगे, और आगे भी जितना उदाहरण है सबको आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली है हम लोग का 2। तो जितना भी इसका एग्जाम्पल है उदाहरण पीछे सब आप लोग बना के देखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, जांचिए कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो आ और बा है, तो इसमें x और y का मान दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है हम लोगों को कि आ और बा में से कौन इन दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो ये 4 समीकरण हैं, इनमें से कौन आ या बा का वैल्यू इन समीकरणों का हल है। तो समीकरणों का हल कौन सा है, तो उससे पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, x और y का, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, ये 5 है। तो इसका मान हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा समीकरण। ये इसमें पहला क्वेश्चन जो समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें रखना पड़ेगा। यदि दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो क्या होगा, समीकरण का हल है, यानी कि आ या बा में दोनों का वैल्यू को रख के देखना पड़ेगा। अगर जिसका मान हम लोग रखेंगे आ या बा में से किसी का भी, तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आते हैं तो समीकरण का हल होगा, अगर नहीं आएगा तो समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें रख के देखते हैं आ का वैल्यू को। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें x और y का वैल्यू रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 5 रखने पर तो रख देते हैं। तो इसमें x के जगह क्या रखेंगे 2 और y की जगह 5। तो रखते हैं 2 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 7, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। तो आ नंबर में हम लोग का था x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 था। तो क्या आ जा रहा है, बराबर आ रहा है। तो आ हम लोग का क्या होगा, हल होगा।
और पुनः रख के देखते हैं बा का वैल्यू को, पुनः x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में क्या रखेंगे, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या था हम लोग का -1 तथा y इज इक्वल टू 3 ये था। तो रख के देख लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या रख देंगे, -1 और y का वैल्यू +3 इज इक्वल टू 7, या यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ बराबर नहीं आ रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड, तो यहाँ पर इसको कट कर देते हैं इस तरीके से, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो आ हम लोग का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अतः आ, तो आ का वैल्यू क्या था हम लोग का, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, ये समीकरण का हल होगा। तो आ का वैल्यू हम लोग रखे थे समीकरण में, क्या रखे थे, 2, x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 5 रखे थे। तो दोनों पक्ष क्या आया था, बराबर था, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड था। तो ये हम लोग का क्या है, समीकरण का हल है, आ नंबर का x और y का वैल्यू। और बा में क्या था, x का वैल्यू -1 तथा y का वैल्यू 3 था। तो उसको रखने से हम लोग को क्या मिला, दोनों साइड बराबर नहीं मिला, यानी कि इक्वल नहीं था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समीकरण का हल नहीं है। अतः आ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 समीकरण का हल है। तो इसी तरीके से बनाना है आगे क्वेश्चन को हम लोगों को। तो ये था। तो इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाएंगे, रख के देख लेंगे। अगर जो वैल्यू रखने से, यानी कि आ या बा, अगर आ को रखेंगे किसी भी समीकरण में, इन 3 समीकरणों में अगर दोनों साइड बराबर आता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो समीकरण का हल होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो वह समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस तरीके से रख के बना के देख लेंगे आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 है, जांचिए कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही रख के हल करना है हम लोगों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसमें भी क्या बोला था, जांचिए कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके से है, जांचिए कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो ये भी उसी तरीके से है। तो ये भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो किसी भी विधि से हल करना है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो किसी भी विधि से हल करना है इसको। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दूसरा समीकरण था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो हल x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 2। तो किसी भी विधि से हल करना है। तो यहाँ हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को लेते हैं और वहाँ से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर उस चर का मान को क्या कर देते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग समीकरण 1 को ले रहे हैं, समीकरण 1 से। तो फर्स्ट समीकरण से यहाँ से किसी भी चर का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई। तो एक चर हम लोग किसका, x का मान निकाल लिए, कितना, -1 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा
तो इसका मान हम लोग क्या रख दें, इसका x का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे इसमें। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से x का मान रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे। जिस समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर का मान निकालते हैं, उसका मान उसी समीकरण में नहीं रखना है। किस में रखना है? दूसरे समीकरण में। यहाँ हम लोग पहले समीकरण को लिए हैं और एक चर का मान निकाले हैं। तो जो चर का मान निकला है किसका? x का। तो x का मान यहाँ निकला था, उसको किस में रखे हैं? समीकरण 2 में। अगर 2 को लेते तो किस में रखते? 1 में रखते। तो ये याद रखेंगे। तो अब रख देते हैं मान। तो समीकरण 2 था हम लोग का 3x - 2y = 12। तो इसमें क्या रख देंगे? x के जगह क्या रख देंगे? -1 प्लस y रख देंगे हम लोग। तो रख देते हैं। तो क्या है? 3, यहाँ हो जाएगा 3। x का वैल्यू कितना है? -1 प्लस y है। तो रख देते हैं। क्या हो जाएगा? -1 प्लस y। तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y -1 भी लिख सकते हैं। तो आगे होगा -2y = 12। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का -1 से करेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। और 3 का y से करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3y। और इधर माइनस का 2y = 12। ये हो जाएगा। और आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या का संख्या से घटाना है, चर वाले का चर से। तो यहाँ 3 अचर वाला एक ही जगह है, तो पहले इसको सरल कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? ये -3 को वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ 3y में 2y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? y बचेगा = 12। तो y अब यहाँ से आसानी से निकल जाएगा y का मान। तो y = क्या हो जाएगा? इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12 + 3 ये हो जाएगा। प्लस कर देंगे तो y = 15। तो अब हम लोग को चर राशि का मान मिल गया 15। अब दूसरा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। तो अब यह 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग किस में रख देंगे? 3 में रख देते हैं। तो यहाँ से जल्दी निकल जाएगा आसानी से। या 1 में भी रख के निकाल सकते हैं। तो किसी में भी रख सकते हैं। तो रख देते हैं। तो अब यहाँ रख देते हैं। तो पुनः समीकरण 1 में y = 15 रखने पर, तो यहाँ 3 में भी रख के निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 1 में रख दे रहे हैं। तो रख देते हैं। तो y का वैल्यू कितना है? 15। तो x - 15 = हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो x = -1 प्लस 15 हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे तो x = 14। तो अब हम लोग x और y का मान निकाल लिए। और x और y ही हम लोग को क्या करना था? निकालना। समीकरण हल कीजिए, अर्थात क्या है, उसमें जो भी चर राशि उपस्थित रहेगा उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ चर राशि क्या था हम लोग? x और y था। तो उसका हल निकल गया। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः x = 14 तथा
y इज इक्वल टू 15। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हल करना है प्रतिस्थापन विधि में, तो बन जाएगा। तो ये था हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, तो बना लेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहला समीकरण है। और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो इसको मैं विलोपन से बता रहा हूँ। तो ये प्रतिस्थापन से बताया था, तो इसको भी आप लोग बना के देखेंगे। तो ये प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ मैं, तो किसी भी विधि से बनाना है। तो चलिए एक प्रतिस्थापन से अभी पढ़ चुके हैं, तो अभी विलोपन से देखते हैं। तो ये दो समीकरण थे हम लोगों का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा था x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको सरल कर दे, इस फॉर्म में ले लाते हैं। तो इसको या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये समीकरण 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y को इधर ले लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग किससे हल कर रहे हैं, विलोपन से। तो विलोपन से हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो उन चर राशियों को गुणांक को देखते हैं क्या बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि x चर राशि का गुणांक क्या है, दोनों समीकरण में बराबर है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बराबर हो गया। या y का गुणांक भी बराबर है, तो किसी भी एक चर राशि का गुणांक बराबर रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इससे पहले हम लोग उदाहरण में देख चुके हैं। तो यहाँ क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर अलग अलग चिन्ह रहता है, जैसे यहाँ पर प्लस और एक माइनस है, तो प्लस कर देंगे। अगर प्लस प्लस रहता तो क्या करते, माइनस कर देते। अगर माइनस भी करेंगे तब भी हम लोग को मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग प्लस करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ कौन विलोपित होगा, y चर राशि विलोपित होगा। विलोपन है, विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है, किसी एक चर राशि को विलोपित करना है। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर गुणांक बराबर रहेगा तभी करना है इस तरीके से। तो यहाँ गुणांक क्या है, बराबर है, तो इसमें और चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर दोनों प्लस में रहता तो क्या करता, क्या करते, माइनस करते। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो किसका मान मिलेगा हम लोग को, ये माइनस करेंगे तो y विलोपित होगा और किसका मान मिलेगा, y का मान मिलेगा। x विलोपित हो जाएगा तो y का मान मिलेगा। अगर जोड़ रहे हैं तो कौन विलोपित हो जाएगा, y, तो किसका मान मिलेगा, x का। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, बाएं का बाएं से प्लस करना है, दाहिने का दाहिने पक्ष से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन नहीं आता है, और माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये क्या है, x प्लस वाई, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और y में y माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y विलोपित हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। उसी तरीके से इधर का प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2, ये हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 4। तो 1 मिल गया हम लोग का एक चर राशि का मान। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम लोग, 1 या 2 में। तो हम लोग किस में रख देते हैं,
एक में रख देते हैं। तो एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण एक में रख देते हैं। x इज इक्वल टू 4, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक में रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। तो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। तो x के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो -4, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। तो अतः हम लोग को मान मिल गया। अतः x इज इक्वल टू कितना मिला था, 4, ये 4 तथा y इज इक्वल टू 2। तो यही क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का हल है। तो इस तरीके से बनाना है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से दोनों विधि पढ़ चुके हम लोग अभी। एक क्या पढ़े, प्रतिस्थापन, और दूसरा विलोपन। तो इस तरीके से बनाना है, तो बना लेंगे। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का जो बचा हुआ है, 2, 3, 4 ये बनाएंगे। और ये भी उसी तरीके से है, इसको भी बना के देख लेंगे। तो होमवर्क में क्या रहेगा, 1 का 2, 3 और 4, और इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।